ठीक है, सो दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑफ वर्क, एनर्जी एंड पावर। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में वर्क को एक इंट्रोडक्शन के तरह से पढ़ा था, समझी थी कुछ कुछ चीजें। तो आई गेस आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास हमने क्या क्या पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि वर्क, एक सेकेंड, तो वी हैव डिस्कस दिस कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये जो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट जूल्स में था, राइट। हमने फिर टाइप्स ऑफ वर्क देखे थे जिन पर हमारा अच्छा खासा डिस्कशन रहा था। टाइप्स ऑफ वर्क हमने 3 टाइप के देखे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, राइट। पॉजिटिव वर्क होता था जब एंगल एक्यूट हो, नेगेटिव होता था जब एंगल ऑब्ट्यूस हो, और जब एंगल 90 डिग्री हो तो वी गॉट दी जीरो वर्क। ठीक है, लास्ट टाइम हमारी जब डिस्कशन चल रहा था तो नेगेटिव वर्क डन के बहुत सारे हमारे पास मतलब एग्जांपल्स थे जो मैं चाहती थी एक बार डिस्कशन सही से हो जाता हमारा। तो कुछ डिस्कशन आज करते हैं। देखो, नेगेटिव वर्क डन का सबसे ब्यूटीफुल एग्जांपल है फ्रिक्शन, रिसेंटली पढ़ा था हमने। एक बात बताओ, जब बॉडी आगे मूव करती है तो फ्रिक्शन हमेशा उसे अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है बिटवीन टू बॉडीज, राइट। ये हमने चीज पढ़ी थी। तो आप ध्यान से देखो, कभी भी किसी भी चीज को आप ड्रैग करते हो, ठीक है, आप इस ब्लॉक को आगे मूव कराना चाहते हो तो पीछे यहाँ पर क्या आने वाला है, फ्रिक्शन आने वाला है। तो ये ब्लॉक डिस्प्लेस आगे हो रहा है, फोर्स पीछे, थीटा 180 डिग्री हो गया, नेगेटिव वर्क। आप ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपवर्ड मोशन देते हो तो वो डिस्प्लेस अपवर्ड हो रहा है, लेकिन उस पर ग्रेविटी डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है। ये नेगेटिव वर्क का एग्जांपल हो गया। इज दैट ओके? बाकी जीरो वर्क की हमने डिस्कस कर ली थी, पॉजिटिव वर्क हमने लाइक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। नेगेटिव वर्क का ही था जो मैंने आपको वो वाला चीज बताया था, व्हीकल वाला। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, तो अब तक हमने जितनी भी ये पढ़ा कि वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये चीज थी एक कांस्टेंट फोर्स के लिए। व्हाट इफ मेरे पास कोई ऐसी फोर्स आ जाए जो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही हो, यानी कि एक वेरिएबल फोर्स आ जाए, तब क्या करें हम लोग, राइट? हो सकता है ना भाई, वेरिएबल फोर्स आ जाए अपने पास, उस सिचुएशन में क्या करना है? एनी आइडिया? देखो, तो मैम डायरेक्शन से देखेंगे ना, अभी देखते हैं। तो इंटीग्रेट कर लेट्स, नहीं सकते। बिल्कुल, नाइस। इंटीग्रेशन करेंगे जब भी हमारे पास चीजें वेरिएबल हो जाती हैं, तब हम इंटीग्रेशन का रास्ता यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से हियर, यहां पर हमारे पास इस तरीके से एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। लेट्स से दैट ग्राफ लुक्स लाइक दिस। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे फोर्स वेरी कर रही है। इस पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू कुछ और है, इधर कुछ और है। तो ज्यादा पास पास हो गया, थोड़ा दूर ले लेते हैं। तो समझ में आया ना वैसे कि फोर्स इज वेरिंग विद द डिस्टेंस, ठीक। जैसे कि यहाँ पर एक आप ले लीजिए, यू कैन सी कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंट फोर्स मिल रही है। इन दिस सिचुएशन ना आप क्या करो, आप एक जर्नल पॉइंट कंसिडर करो, ठीक है। आप कहीं भी एक छोटा सा स्ट्रिप कट कर लो जिसका dx विड्थ हो। अभी dx विड्थ इतनी छोटी सी विड्थ है कि इसके लिए फोर्स कांस्टेंट है, समझ रहे हो? इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोर्स है दैट इज कांस्टेंट। फिर आप कहीं और कट कर लो, उधर देख लो, उधर को जो भी फोर्स होगी वो कांस्टेंट होगी, समझ रहे हो? ऐसे कर करके आपके पास जितनी फोर्सेस आ पा रही है, आप उतनी फोर्सेस को काउंट कर लो। ऐसे क्या करा हमने, इसी तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स जो बहुत ही छोटी सी विड्थ dx की होंगी उनको कट कर लेंगे। एक बात बताओ, अगर ऐसी सारी स्ट्रिप्स के एरिया को, भाई एक बात बताओ, इस पे जो x एक्सिस में डिस्टेंस है दैट इज dx,
लेकिन जो y एक्सिस में हाइट है दैट इज f ना, तो f इंटू डी एक्स इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, है कि नहीं? Yes, yes, ma'am. Okay, so you are okay with this statement that f into dx, right? ये छोटा सा एरिया आ गया. व्हाट इफ आई इंटीग्रेट दिस एंटायर एरिया? अगर मैं इस पूरे एरिया को इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मेरे पास पूरी फिगर का वर्क डन नहीं आ जाएगा? भाई एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट यही तो वर्क डन था, है कि नहीं? तो दिस डी ए इज नथिंग बट डी डब्ल्यू, राइट? ये डी ए कुछ नहीं है, डी डब्ल्यू है. तो अगर मुझे पूरे एरिया का मतलब पूरा ग्राफ चाहिए कि पूरी फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट कितना कराया, क्या उसका रिजल्टेंट रहा, क्या वर्क डन रहा, तो उसके लिए सिंपल सी चीज है कि भाई इंटीग्रेट कर दो. व्हेन यू इंटीग्रेटेड आपको क्या मिलेगा? डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन और x1 से x2. लेट्स से कि ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज x1, ठीक है, और ये पॉइंट x2 पे. Yes, ma'am. तो आप यहाँ पे लिमिट्स रख दीजिए x1 से x2 और f dx. तो आपके पास ये छोटा सा वर्क डन आ गया. कोई दिक्कत? No, ma'am. ठीक. अगर अब आपके पास कभी भी वेरिएबल फोर्स है, भाई वेरिएबल फोर्स देंगे तो वो आपको किस में देंगे? x की टर्म्स में देंगे, y की टर्म्स में देंगे, किसी टर्म में देंगे ना x या y के रिस्पेक्ट में. तो आप उसको इंटीग्रेट कर दो. अगर वो कल को मुझे y की टर्म्स में दे दे तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे एफ डी वाई लिख के y1 से y2 तक इंटीग्रेट कर दूंगी. कल को z में दे दे तो एफ डी जी z1 से z2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, है कि नहीं? सही Yes, बात ma'am. है. Yes, ma'am. ओके. तो अब से आप एक चीज ध्यान रखोगे कि अगर आपके पास एक वेरिएबल फोर्स आ जाए तो वेरिएबल फोर्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? आपको इंटीग्रेट करना है. इज दैट फाइन? इसके लिए आप वर्क डन निकालेंगे इस तरह से. ओके. अगर वो आपको वाया ग्राफ इक्वेशन सॉल्व करने दे, वो आपको एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ दे दे और आपसे बोले अभी सॉल्व करो, तो आपको सिंपल समझना है कि एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ, राइट, दिस एरिया इज वर्क डन. समझ रहे हो ये वाली बात? Yes, ma'am. बोलिए. Okay. अगर वो आपको दे दे कि एफ इज कांस्टेंट, तो आपको पता ही है अगर एफ कांस्टेंट है तब तो आप वर्क डन निकाल ही सकते हो. आप अभी तक यही तो पढ़ा हमने फर्स्ट लेक्चर में. Yes, ma'am. हाँ. तो ये तीनों चीज ध्यान रखना, इन्हीं से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे. अभी तैयार हो? करें कुछ क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. यहाँ पर आपको वर्क डन निकालना है बाय दिस फोर्स. आपको एक ग्राफ दिया हुआ है एफ वर्सेस एस. अब फटाफट से मुझे बताओ क्या आंसर आएगा. अभी टाइम हो रहा है 20:42. आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, 20:45 तक मुझे आंसर कर दीजिए. मैम एक बार आप नीचे स्लाइड कर दोगे एक बार थोड़ी. ओके मैम.
ओके ठीक है, हम लोग सॉल्व करें एक बार इसको। देखो मैंने सिंपल सी आपसे बात बोली थी कि वर्क डन इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ एस, एफ वर्सेस एक्स। तो ये जो एरिया है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर, इसका एरिया फाइंड आउट कर दूं तो काम बन जाएगा ना, वर्क डन आ जाएगा। दिस इज अ ट्रेपीजियम राइट। तो अगर आपको यहाँ पे वर्क डन निकालना है तो आप सिंपल समझ जाओ कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व। मैम शायद स्क्रीन पॉज है। ओके ठीक है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया इनटू द कर्व, यानी कि हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, राइट। ऐसे तो आप एरिया निकालते हो ट्रेपीजियम का, तो इट विल बी हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये हो गया 5, दिस मच and this much is 10. So 5 plus 10 is 15. 15. And the height is 10. 10. This is height, right? ठीक है, so it is 10. आप इसको सॉल्व कीजिए, 15 into 5, 75 जूल is the answer. इजी था, समझ में आया कि एरिया अगर ग्राफ की फॉर्म में दिया हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके दैट्स वेरी गुड। ठीक है चलिए, काफी बच्चों के सही आंसर्स आए, अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये है, आपको बोला है कि कोई ब्लॉक है जिसको x इज इक्वल्स टू 1 मीटर से 3 मीटर तक हमने क्या करा, ड्रैग किया। आपको एक वेरिएबल फोर्स दी है F इज इक्वल्स टू 2x, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वर्क डन क्या होगा। तो भाई अभी देखो टाइम हो रहा है 20:46, आप लोग सॉल्व करेंगे 20:49 तक। इससे पहले आंसर आ जाए तो मुझे बता देना। मैम आ गया। दैट्स गुड, बस 47 तक वेट कर लो एटलीस्ट, ठीक है ना, आप फिर बात करेंगे। ओके बताओ बेटा क्या आ रहा मैम 12 जूल। है। आकांक्षा का -10 और बताओ बेटा क्या आ रहा है। मैं बताऊं, हाँ जी बोलो। 8 जूल। दैट्स नाइस, 8 जूल इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं कैसे आएगा। यहाँ पर आपको फोर्स दिया हुआ है 2x, ठीक है। बेटा G7 G8 कौन सा हो गया, अल्फा। तो वो हमारे साथ थोड़ी आता है, हमारे तो बैच अपना है ना 11BU7 वाला। आई गेस साक्षी मैम आ गई हैं तो वो उनके साथ जाएंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके तो यहाँ पर F दिया हुआ है आपको, आपको यहाँ 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक उन्होंने बोला, ठीक है। ये एक वेरिएबल फोर्स है विच इज डिपेंडिंग अपॉन दी x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे W को इंटीग्रेट करेंगे F इंटू dx, ठीक है। रेंज कहां से कहां रखेंगे, 1 से 3 मीटर की। 1 से 3। F आपके पास हो जाएगा 2x, dx 1 से 3। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आएगा 2 and x would become x square by 2, 1 से 3 and it would be 2 से 2 cancel, x square, ठीक है, 3 से 1। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए,
तो आपको पता है 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 माइनस 1 इज 8 जूल. Yes, ma'am. इज दैट ओके? ठीक, गुड. एक क्वेश्चन और करते हैं. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको फोर्स का एक्सप्रेशन दिया है. अगेन 2 से 5 मीटर लेकर गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन क्या होगा. आप फटाफट से करो. अब आपको पहला वाला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला आप करो फटाफट से. 2049 राइट नाउ. 2051 तक कर दो. हाँ माधव बोलो. मैम एक बार ऊपर वाली स्क्रीन दिखाना. ओके, दैट्स ओके. ओके मैम, डन. ठीक. अगर आप लोगों का आंसर आ जाए तो मुझे बता देना, ठीक है, पहले भी चलेगा. ओके, ओम का आंसर आया 6 जूल. बाकी बताओ. मंतशा का आया है 51 जूल. दैट्स कूल. आगे. ठीक है समीक्षा. ओके. प्रशांत सेट 35 जून. ओके ओके ओके. दैट्स इट. मैं करूं? बोलो, मैं कर लूं ना? हाँ यस मैम, एक बार आप करा दीजिए. ठीक है. देखो, सबसे पहले हमारे को एक चीज समझ में आती है कि वेरिएशन यहाँ पे x की टर्म में है, तो वी विल डू दिस, है ना. 2 से 5 ये मुझे पूरा वर्क डन मिलेगा. अब आप यहाँ पे एक्सप्रेशन पुट करेंगे जब, तो आपको दिखेगा x/2 + 10 इंटू dx. इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको इधर मिलेगा x² बाय 4, ठीक है, प्लस 10x 2 से लेके 5 तक. आप वैल्यूज पुट कर दीजिए अब इसमें. x का स्क्वायर, देखो पहले 5 को पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 25/4 प्लस 50, और इसको आप माइनस करेंगे 4/4 प्लस 20 के साथ, राइट. सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, क्या आएगा, 6.25 ये आएगा. बोलो. 25/4 ये पर 4 से 24, यस 6.25. मैम मैंने इंटीग्रेशन में गलती कर दी थी इस बार. ओके, तो ऐड करते हैं. 56.25 में से हमको माइनस करना है 21.00. ठीक है, बेसिकली तो मैथ्स बच गई आपकी, कर लेना आप इसको. 5 और 2. 35.25. तो प्रशांत का आंसर आ रहा था नियरली इसके ना. yes, वेरी गुड. कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, क्योंकि आप लोगों को 51 जूल आ रहे थे. एक बार चेक कर लो. मैम सही है. मैम मैंने इंटीग्रेशन में 10 को कांस्टेंट ले लिया था, इसलिए गलती हो गई. ओके. मैंने तो 2 से 2 ही काट दिया था गलती से. चलो ठीक है, कोई नहीं. अब हम आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. अब देखो, अब हम 2D में एंटर कर गए, क्योंकि यहाँ पे फोर्स x और y दोनों के साथ वेरी कर रही है. ध्यान से करना है वाला क्वेश्चन. यहाँ पे आपने इसे कोई कोऑर्डिनेट p मान लीजिए, इसको q मान लीजिए, आपने p से q डिस्प्लेस किया है, आपको वर्क डन निकालना है. ठीक है, ध्यान रखना फोर्स इस बार 2 डायमेंशनल है, मतलब रिलेटेड. अभी टाइम हो रहा है 20:53. आप लोग इसको आराम से 20:56 तक सॉल्व करो, ठीक है. आई गिव यू 3 मिनट्स. कोशिश करना कि सही से सब चीजों का ध्यान रख के सॉल्व करो. अच्छा, सही आंसर आना चाहिए.
ओके ठीक है, काफी डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, राइट? 62/3 is still frequent one. ओके कांशा, ठीक है, चलो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस और वाई दोनों पर चेंज कर रहा है, तो मैं यहाँ पर कैसे लिखूं? मुझे पहले वाले क्वेश्चंस में तो मैं एफ डी एक्स लिख देती थी, देखो एफ डी एक्स लिख दिया था, है ना, उससे पहले भी एफ डी एक्स लिख दिया था, बट अभी कैसे स्टार्ट करें? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि इस बार जो पोजीशन वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर एक्स में भी और वाई में भी, दो डायमेंशनल में है, यानी कि ऐसा कुछ आएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, समझ रहे हो? तो अब जब मैं यहाँ पर W निकालना चाहूंगी तो उसके लिए मैं F डॉट डी आर करूं, और जब मैं F डॉट डी आर करूंगी इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास फोर्स का एक्सप्रेशन है विच इज एक्स स्क्वायर और 2y, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप, ये जो फोर्स है इसको आप इस तरह से लिखोगे dx आई कैप dy जे कैप। ध्यान करो, मैंने जब आपको वेक्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि आई कैप को अगर आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको 1 मिलता है, लेकिन अगर आई कैप को जे कैप के साथ करोगे तो 0 मिलेगा। 0 सिमिलरली जे को आई के साथ करोगे 0 मिलेगा, बट अगर जे को जे के साथ करोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो इस हिसाब से आपके पास ये इक्वेशन कुछ ऐसी लिख दी जाएगी, ठीक है, 2 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, एक ही स्टेप में काम कर दिया। यस मैम। अब ये पॉइंट P से पॉइंट Q तक शिफ्ट हुआ था, यानी कि 1,2 से 3,4। तो बेटा एक्स एक्सिस में देखो तो 1 से 3 जा रहा है, वाई एक्सिस में देखो तो 2 से 4 जा रहा है। तो 1 से 3 आप लिमिट रख दो एक्स के लिए और 2 से 4 लिमिट रख दो वाई के लिए, इस तरह से आप सेपरेटली इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आप इसका वैल्यू रखते हैं तो क्या आंसर आएगा आपके पास, x³/3 हो जाएगा, 3 को बाहर ले लीजिए, अंदर आपके पास बचेगा x का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 1 26, ठीक है, प्लस 2 को ऐसे ही रखिए, y²/2, उसकी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y² यानी कि 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 माइनस 4 इज गोइंग टू बी 12। तो आपके पास ये बचेगा 13, राइट? हाँ 13 ही होगा, 13 टू 26, 13 प्लस 12, 3 to 5, 25 joules. Is that okay? यस मैम। कहीं गलती तो नहीं हुई? एक बार चेक कर लो, कहीं आपको लग रहा हो कि कोई पॉइंट गलत हो गया है, बता दो चेक करके मुझे। ये सब सही है, सही है सब? बताओ। यस मैम सही। एक क्वेश्चन और करेंगे आप इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। कैसे मन नहीं है आज क्वेश्चन करने में? हाँ मैम आपने एक हाँ 26 से बोल, 3 को काट दिया। क्या फिर से बोलो? यस मैम, आपने 26 से 3 को आपने 13 पे काट दिया। तो 13 to 26 नहीं होता? मैम 13 थीजा 8.66 आ रहा है। मैम 13 टूजा होता है ना, टूजा, 13 हाँ ओके 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 26/3, yeah, 14 3s are 39 I guess, yes, okay, the 26/3, 3 मैम 20.6 जूल्स ही आएगा आंसर तो। 8 पॉइंट समथिंग आएगा ना ये,
Yes, ma'am. Yes, 8.6. 8.6. Yes, 8.6 something. Okay, so it will be 20.6 something, right? Okay, Yes. ठीक है, Yes, चलो ma'am. अभी वाला क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पर भी आपको एक फोर्स दी है which is varying on x and y both, और आपको लेट्स से ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, आप ए से बी गए हो, आपको निकालना है टोटल वर्क डन. ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 21:01. आप सॉल्व कर लीजिए 21:04 तक एंड देन लेट मी नो. ओके, तो फर्स्ट आंसर आ गया है विच इज नेगेटिव ऑफ 287.332. ठीक है, सेकेंड आंसर आई गेस ये भी सेम ही है प्रशांत, राइट? ठीक है, हाँ चलो एक बार हम लोग देखते हैं. देखो सिंपल सी अगेन वही वाली बात है कि आपको जो फोर्स दे रखी है आप उसको डी आर के डॉट प्रोडक्ट के साथ लोगे, इंटीग्रेट कराओगे और हमें वर्क डन मिल जाएगा. यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का एक्स क्यूब डी एक्स, इंटीग्रेट होगा 2 से 6 तक, प्लस वाई स्क्वायर डी वाई. किसी को अगर इस चीज में इश्यू आ रहा हो तो मुझे बताओ. ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ रही है ना? हाँ बोलो सुहानी. Yes, ma'am. मैम मेरा अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन हुआ है, तो इस क्वेश्चन को डिटेल में एक बार मुझे समझा दोगे? ओके, देखो कई बार क्या होता है ना कि फोर्स आपको एक सेकेंड, हाँ, फोर्स आपको वेरिएबल गिवन हो सकती है. तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपको वेरिएबल फोर्स गिवन है. जब भी आपको वेरिएबल फोर्स गिवन हो तब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है. ठीक है, यहाँ पे एक्स के साथ वाई के साथ चेंज हो रही है ना. अगर ये 2 डायमेंशनली चेंज हो रही है तब आप एक बात समझो कि आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो ना, ऐसे लिखते हैं ना पोजीशन वेक्टर, राइट? ठीक है, अगर मैं इसका डिफरेंशियल लिखूं तो आप इसको ऐसे लिख दोगे. अब मैंने यहाँ पर यही किया, डी आर जो है वो स्क्रीन विजिबल नहीं है. हाँ मैम स्ट्रक हो गई है स्क्रीन, आ गई. हाँ ठीक है, सुहानी आप यहाँ पे देखो, आर इज लाइक दिस है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. आपको डी आर का वैल्यू मिल गया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप. अब हमने क्या किया कि एफ डॉट डी आर, क्योंकि हमारा एफ एक्स में भी वेरी कर रहा है वाई में भी वेरी कर रहा है, दैट्स व्हाई वी नीड टू डू दिस स्टेप. हमने एफ डी आर में वैल्यूज पुट करी. अब आपको पता है ना आई कैप का डॉट प्रोडक्ट अगर आप आई कैप के साथ लोगे तो आपको 1 मिलेगा, बाकी जे कैप या के कैप के साथ लेते हो तब आपको 0 मिलेगा. सिमिलरली जे कैप और के कैप के साथ भी यही सीन है. जब आप उनका खुद से प्रोडक्ट कराओगे तभी वो आपको 1 देंगे, अदरवाइज वो 0 देंगे डॉट प्रोडक्ट के केस में.
तो यहाँ पे मैंने क्या करा, आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर। जैसे मैंने बोला कि आप 2,3 से 6,5 पर गए, तो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए, दिस ए बी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, राइट? जो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप करके आता है। ये आपने कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स करके पढ़ा होगा क्लास 10 में। ओके, तो यहाँ से आपके पास पोजीशन वेक्टर आ गया, उसका डिफरेंशियल फॉर्म आ गया, आपने यहाँ पे रखा। f में जो i कैप है आप देखो वो dx के साथ है, तो इसलिए f डॉट dx, f का x कंपोनेंट dx के साथ इंटीग्रेट हुआ, y कंपोनेंट dy के साथ जाएगा। अब यहाँ पे आप x में देखो तो आप 2 से 6 पर गए, तो इसलिए हमने लोअर लिमिट 2 से 6 रखी, लोअर टू अपर 2 से 6। 3 to 5 गए तो 3 to 5 रखा। अब हम इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। अब आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस साइन आप बाहर ले सकते हो, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 4/4, इसको आपने 2 से 6 तक इंटीग्रेट कर दिया। देन y स्क्वायर कैन बी रिटन एज y क्यूब बाय 3 एंड इंटीग्रेशन लिमिट्स गोज लाइक 3 to 5 एग्जैक्टली। ठीक है, -1/4 बाहर रख लेते हैं, x 6 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 प्लस 1/3 बाहर ले लेते हैं और 5 की पावर क्यूब माइनस 3 की पावर क्यूब। ठीक है, अब बस इसके बाद सॉल्व करना रह गया है, तो लाइक मैथमेटिक्स है वो आपके पे छोड़ देती हूँ। ठीक है, जो भी आंसर आए दैट विल बी द फाइनल आंसर। इतना तो कर लोगे ना, 5 का क्यूब रख लोगे, Yes, ma'am. 125 समथिंग है ना, Yes, ma'am. 27 वैसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, दैट्स ओके। अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक का, लाइक ये भी आज का ही था डिस्कशन, बट लाइक थ्योरी कंजर्वेटिव फोर्स। आपने बड़े मतलब मैंने बहुत उसमें बताया होगा, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो वर्क डन 0 हो जाता है। सुनते हैं हम ये वाली बात? बट मैं कह रही हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है हम उनको पढ़ेंगे समझेंगे, अलग बात है, लेकिन हर एक फोर्स के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 होने पर भी वर्क डन 0 हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मेक इट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर नोट्स। ठीक है, समझ में आई जो मैंने बात बोली? जरूरी नहीं कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो भी हर फोर्स के थ्रू किया हुआ वर्क 0 हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। अब लेट्स सी हाउ, व्हाई एंड व्हेन। ठीक है, सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स को देखो। मैं अभी इसको बताऊंगी नहीं कि ये है क्या, आप मुझे बताना। ठीक है, इसके ये है इसका इंट्रोडक्टरी पेज, इस पे आई विल कम। पहले मुझे एक बात बताओ, ये एक वेज है मेरे पास, यहां पर एक पॉइंट है ए, यहां एक पॉइंट है बी। ठीक, अब एक ब्लॉक रखा है यहां पर हमारे पास एम। अब ऐसे समझो, मुझे टारगेट क्या है मेरा कि पॉइंट ए से ब्लॉक को पॉइंट बी पर लेके जाना है। ठीक है, और मुझे ये डिस्टेंस दिया हुआ है ए बी वाला, ये डिस्टेंस एल दिया हुआ है। ठीक है, दो रास्ते हैं मेरे पास, एक तो मैं ए से बी ऐसे चली जाऊं और एक रास्ता है कि मैं ऐसे और ऐसे जाऊं। तो मैं थोड़ा सा इस रास्ते को अलग दिखाने के लिए ना ब्लू कलर का यूज कर लेती हूँ। ठीक है, एक रास्ता ये रहा हमारे पास, सेकेंड वे, और फर्स्ट वे वो येलो वाला है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक, अब मैं यहां स्टडी करूंगी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मैं जो भी वर्क डन निकालूंगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सबसे पहले अब आप एक बात बताइए मुझे कि mg है, दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड, राइट? बट डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे हो रहा है। अगर आप यहां से समझ पाओ तो यहीं पे अच्छा, वरना मैं यहां पे बना देती हूँ। mg ऐसे एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे जा रहा है। आप अगर एंगल देख पाओ तो दिस इज थीटा, दिस इज 90। यस और नो? है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा वर्क डन ड्यू टू फर्स्ट वे निकालो, तो क्या निकालोगे? mg इज द फोर्स, L is the displacement and cos is 90 plus theta. भाई F R S या R जो भी आप बोलो into cos theta, यही तो निकालते हैं हम वर्क डन में। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं?
You need to reply. Is it? मैम नहीं आया। मैम रिपीट कर दीजिए। हाँ तो ऐसे बोलो ना, ऐसे बोलो, नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा? वर्क डन भाई ऐसे तो लिखते हो, इसको क्या लिखोगे? एफ एस कॉस थीटा, एफ क्या है? वेट mg, डिस्प्लेसमेंट क्या है? l, और कॉस थीटा, इनके बीच एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा। इज दैट फाइन नाउ? यस मैम। अब आ गया। cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा याद रखो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, जहां cos होता है नेगेटिव, यानी कि ये हो जाएगा mgl। बेटा 90 है इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, sin थीटा। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है, दिस इज दी वर्क डन बाय फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ऐसे समझ में आ जाए तो ऐसे सही, ऐसे समझ में ना आए तो एक छोटा सा चीज और देख सकते हो। mg क्या होता है? मैंने mg के कंपोनेंट्स ब्रेक करने सिखाया है ना, यहाँ पर mg sin थीटा आ जाएगा, इधर mg cos थीटा चला जाता, हमको उसकी जरूरत नहीं है पर फिर भी लिख देते हैं। mg sin थीटा इज द फोर्स, l इज द डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल, यानी कि माइनस mgl sin थीटा इज द आंसर। वर्क डन, सिंपल है। यस मैम। आपको जो समझ में आए वैसे लिख लो, कोई इशू नहीं। फर्स्ट वे के थ्रू हमारा वर्क डन आ गया। अब जरा सेकंड वे को कैलकुलेट करें। जब आप इस ब्लॉक को सेकंड वाले रास्ते के ए बी लेट्स से सी, बी से सी वाले पॉइंट पे चलोगे, तब एक बात बताओ, फोर्स डाउनवर्ड लगेगी, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मैं वर्क डन ड्यू टू सेकंड पाथ निकालना चाहूं तो इट इज एक्चुअली वर्क डन, ऐसे लिख सकती हूँ ना, ए से सी से बी। ओके ओके ओके, एक सेकंड रुकना प्लीज। देखो, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज सी एंड देयर इट इज बी। अगर मुझे सेकंड वाला रास्ता देखना हो तो वो ऐसे लिख लूं ना कि ए से सी गए फिर सी से बी गए, इस तरह से ए से सी से बी। इज दैट फाइन? ठीक है। अब आप अगर ए से सी को देखो तो आप ब्लॉक को लेके चलोगे नेगेटिव एक्स में, फोर्स लग रही है नेगेटिव वाई में, थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री ना, तो जीरो वर्क डन हो गया। नहीं समझ में आया? ऐसा कुछ है ना। आप इस ब्लॉक को एक काम देखो, इस ए पॉइंट से सी पॉइंट पे लेकर आओगे, मतलब इधर डिस्प्लेसमेंट, हाँ इधर mg, तो थीटा इज 90 डिग्री, यानी कि वर्क डन इन AC इज 0 सिंस F इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, एज सिंपल एज दैट। जब हम वर्क डन C से B का निकालेंगे तो एक बात सोचो, ये जो ब्लॉक है ये इस तरह से ट्रेवल करेगा और फोर्स उस पर नीचे लगने वाला है mg। अब मुझे CB चाहिए, अब CB कैसे निकालें भाई? वर्क डन इन CB इज नथिंग बट mg और जो भी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कितना है? अब आप इस L के कंपोनेंट्स ब्रेक कर लो, ये थीटा है तो इधर L cos थीटा आ जाएगा और इधर L sin थीटा चला जाएगा। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो L sin थीटा आएगा बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि आप cos 180 डिग्री भी लिखेंगे। फाइन, ऑपोजिट है ना एक दूसरे के, नेगेटिव वर्क डन हो गया, हाँ या ना? यस मैम। भाई हाँ देखो, आप देखो ना, ये L sin थीटा पॉजिटिव वाई में है और mg किस में है? नेगेटिव वाई में, तो अपोजिट हो गए ना बेटा वो एक दूसरे के, cos 180 डिग्री लिखोगे ना दोनों के बीच के एंगल को। यस मैम। कूल। तो आप ध्यान से देखो, वर्क डन बाय सेकंड पाथ इज आल्सो mgl sin थीटा, वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ इज आल्सो mgl sin थीटा। ग्रेविटेशनल फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा आप ए से बी किस रास्ते से गए, उसे बस ये फर्क पड़ा कि आप ए से बी गए। समझ रहे हो? It does not make any difference to gravitational force that what path you chose to move from A to B. The only thing that matters is the initial point is point A and the final point is point B. That's it. तो ऐसी सभी फोर्सेस जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करें, जिन्हें फर्क ना पड़े कि आप किस रास्ते से उनको अचीव कर रहे हो,
वो फोर्सेस होती हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस. आई होप दिस इज अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है. अब 2 स्लाइड पीछे जाके ये चीजें लिखते हैं. लिखो. द वर्क डन बाय सच फोर्सेस, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू जो वर्क डन होता है, that does not depend upon upon the way you select या upon the path in a very short form. ठीक है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता. इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस. बेटा ऐसे फंक्शंस को ना जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं, इन्हें स्टेट फंक्शंस भी बोला जाता है. ठीक है, बट दैट इज समथिंग व्हिच वी विल डील इन मच लेटर फिजिक्स. ठीक है, ये समझ में आया? बोलो. ओके. तो यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है और आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए, एक तो रास्ता होगा कि आप ऐसे भाग जाओ. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास. आपने कहा नहीं, मन नहीं कर रहा सीधे सीधे जाने का, आप ऐसे चले गए. दिस इज द सेकेंड ऑप्शन. किसी और का और घूमने फिरने का मन है तो वो ऐसे 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 गया. दैट इज द थर्ड ऑप्शन. ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि ग्रेविटेशन इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. किसी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन देखूं ना मैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रास्ते से गए. वो क्या देखेगा कि आप पॉइंट ए से चले और पॉइंट बी पर पहुंच गए. दैट्स इट. उसके लिए वर्क डन बाय फर्स्ट वे, वर्क डन बाय सेकेंड वे, वर्क डन बाय थर्ड वे, सब इक्वल होगा. ठीक है, आई होप आपको थोड़ा फील आया होगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं. यस मैम. ओके, ठीक है. अब हम इनका ना कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. तो देखो, सबसे पहले एग्जांपल तो हमने भी डिस्कस ही किया है जस्ट, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स. बिल्कुल, बहुत जल्दी हम इसको डिस्कस करेंगे. दिस इज चैप्टर 8. ठीक है, आई एम लिटरली वेरी एक्साइटेड टू डिस्कस दिस चैप्टर. बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में. द सेकेंड थिंग हम अभी पढ़कर आए हैं, स्प्रिंग फोर्स. ओके, यस मैम. और सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, बहुत सारी होती हैं. बट अगेन ये वो वाली फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारे पास नहीं है. सेंट्रल फोर्स का ही एक टाइप है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो हम इन्हीं फोर्सेस को पढ़ेंगे. इनके अलावा कुछ फोर्सेस हैं जो कंजर्वेटिव नहीं है, अब हम उसको देख लेते हैं. तो जो मैंने आपसे बोला कि कुछ फोर्सेस होंगी जिनके लिए वर्क डन जीरो नहीं होगा अगर आप डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दो तब भी, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं. जितनी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी ना, उनमें ये वाली बात होती है. एक बार मैं इस चीज को लिखवा और देती हूँ. एक क्लोज्ड पाथ के लिए आप लोग हमेशा ध्यान रखो, फॉर अ क्लोज्ड पाथ, एक सेकेंड रुकेंगे. समझ में आ रहा है ना? कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो मतलब दिमाग से आगे जा रही हो जरूरत से ज्यादा? सब दिमाग में आ रही है? यस. हाँ मैम, लगभग आ गई. कोई भी अगर दिक्कत हो तो मुझे बता देना, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर्स हैं. ठीक है, इंट्रोडक्टरी है सारे लेक्चर्स. एक पॉइंट पे जब मैं बोलूं कंजर्वेटिव फोर्स आपको 2-3 चैप्टर बाद, तो मैं चाहती हूँ कि आपको कुछ कुछ चीजें याद आ जाएं कि इनिशियल फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा भी आप बोल सकते हो. ठीक है, वो चीज आप ध्यान रखना. तो अगर कोई क्लोज्ड पाथ है, देन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो. ओके, ये वाली बात समझ में आती है? शायद. ओके,
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज 0 as it depends upon initial and final points. Is that okay? यस मैम। मैम ठीक है, हाँ जी बेटा। नो मैम नो। अब मैंने आपको ये बोला कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ये जहां ये सारी चीजें होंगी। व्हाट इफ अगर कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, व्हाट इफ हमारे पास एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, तब क्या हो? तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ जहां मैं बताती हूँ आपको कि वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाए तब क्या होगा? तो नॉन कंजर्वेटिव, इसका एग्जांपल हाँ जी बेटा, फ्रिक्शन होगा ना इसका एग्जांपल। बिल्कुल। फ्रिक्शन हो गया, विस्कस फोर्स हो गई, वो सारी ड्रैगिंग फोर्स। थोड़ा सही से नहीं जा रहा है स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे नहीं, आप समझ जाओ कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का एग्जांपल लेना इसलिए सही है क्योंकि अभी अभी हमने उसको पढ़ा है, उसको समझ में आता है हमको। देखो जैसे कि एक सरफेस है फ्रिक्शन वाला, यहाँ पर ऐसे में, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज सम पॉइंट बी। तो फर्स्ट इंस्टेंस में क्या हुआ, मैंने इस ब्लॉक को मूव कराया, ठीक है। अभी मूव करते करते किसी सिचुएशन में यहां पर आ जाएगा, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, आपको पता है अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है तो वो बैकवर्ड लगेगी, राइट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अब आप बताओ ए से बी जाने के लिए कितना काम हुआ? माइनस एफ इंटू एस ना, क्योंकि कॉस कितना हो गया 180 डिग्री, जिसकी वजह से -1 आया। ये सुनो, यस मैम। ठीक है। अब जब ब्लॉक यहां पहुंच गया, लेट्स से अब ब्लॉक पॉइंट बी पर है, एक सेकंड रुकेंगे, यहां अभी ब्लॉक पॉइंट बी पर है। अब इसको वापस मैं ए पर ले जाऊं तभी तो भाई ये क्लोज्ड पाथ बनेगा, और हमारे हिसाब से यहाँ पे वर्क डन 0 होना चाहिए। तो मैं इसे वापस जब ए पे लेके गई, इस बार फिर से फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, क्योंकि वो तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, फ्रिक्शन ऐसे लग जाएगा। अब एक बात बताओ, वर्क डन इन बी ए क्या हो जाएगा? क्या वो माइनस एफ इंटू एस नहीं होगा? यस मैम। अब अगर मैं यहाँ पे टोटल वर्क निकालना चाहूँ, टोटल वर्क डन, 0। ध्यान से देखना, ए टू बी, बी टू ए वाली चीज में, तो आप बोलोगे मैम वर्क डन ए बी प्लस वर्क डन बी ए कर दो। आई वाज लाइक ओके, तो माइनस एफ एस माइनस 2fs आ गया। -2fs। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट जबकि 0 हो चुका है, पर वर्क डन इज स्टिल नॉट 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। तो अब एक हेडिंग डालेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, और सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे दीज फोर्सेस, ये लिखेंगे द वर्क डन ड्यू टू दीज फोर्सेस इज पाथ डिपेंडेंट। आप ये वाला वर्ड बोलना सीख लो, ठीक है। मैं लिखना सीख लेती हूँ, आप बोलना सीख लो कि अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो वर्क जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वो पाथ इंडिपेंडेंट है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो वर्क नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पाथ डिपेंडेंट है। आपने रास्ता चेंज कर दिया, ज्यादा दिक्कत आएगी। अब देखो इसका एक एग्जांपल और देखो, सोचो क्या सोचो कि यहां पर अपने पास एक रास्ता है, ठीक है। ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी जहां पर आपको ये ब्लॉक लेके जाना है। पर आपको होशियार, आपने कहा एक ये रास्ता है, ठीक है हम ऐसे जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास है समय बहुत, ठीक है। ये हम तो ऐसे 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 पहाड़ों पे चढ़ के कूद के फिर यहाँ आएंगे। दूसरा रास्ता, तीसरा और ज्यादा महान कोई व्यक्ति मिल गया, ठीक है। एक सेकंड रुको, हाँ, तो हमें ना तीसरा व्यक्ति और महान मिला। उस he was like ऐसे ऐसे करते 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 पूरा
फ्लावर बनाते हुए, वो आदमी यहाँ पर आया। अब आप खुद बताओ, जितना ज्यादा बड़ा रास्ता होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा ना। यहाँ तो सिर्फ फ्रिक्शन यहाँ से यहाँ तक लगना था, वहां उसने इतना वो पहाड़ों पे चढ़ चढ़ा के सब जगह घसीट घसीट के उसको और फ्रिक्शन ले लिया। नीचे वाले ने तो कतई फ्लावर बनाया है, थर्ड वाले व्यक्ति ने तो, समझ रहे हो? तो इट इज पाथ डिपेंडेंट। वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ इज नॉट इक्वल्स टू वर्क डन बाय सेकंड पाथ, वर्क डन बाय थर्ड पाथ। ध्यान रखना, यहाँ हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहे थे, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके पास कोई क्लोज्ड पाथ है भी, कोई क्लोज्ड पाथ है भी, तब भी बेटा वर्क डन इज नॉट गोइंग टू बी जीरो। आपने अभी भी देखा माइनस का 2fs आ रहा था। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि आप मुझे बताओ, ये एक फोर्स मैंने आपको दी और मैंने उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए। ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, कि एक्स पे डिपेंड कर रही है कि वाई पे डिपेंड कर रही है, एमसीक्यू है ये। क्या लगता है क्या सिलेक्ट करना चाहिए अपने को? मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए। ऑप्शन और उसका ए होना रीजन क्या चाहिए। है? रीजन क्या है? हम वो करेंगे ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, मैम ये कंडीशन परपेंडिकुलर जा रहा है तो मैम इसकी तो वर्क डन से जीरो होनी चाहिए ना। ओके। एक्स और वाई एक्सिस। ऑप्शन ई और है। मैम ऑप्शन ई, मैम नो ऑप्शन ये है, मैम ने नहीं पढ़ाया, ठीक मैम है? नॉन कंजर्वेटिव है। ओके, अभी भी आप ऑप्शन ई सेलेक्ट कर सकते हो। आई एम बीइंग जनरस है। क्या लगता है? मैम ऑप्शन ई। ऑप्शन ए। तो अभी भी ये लग रहा है। ए पे मैं एक्सप्लेनेशन मांगूंगी ना, पूरी कंडीशंस मांगूंगी मैं तुमसे, तुम्हें नहीं पता भी। ऑप्शन ई। अभी ऑप्शन ई को हटाएंगे तब ऑप्शन ए पढ़ेंगे। तो बिल्कुल ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन उसके लिए ना आपको एक चीज याद आनी, एक चीज समझ में आनी चाहिए, पढ़नी चाहिए आपको। यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ मैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कंडीशंस फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, ठीक है? तो ध्यान से देखना। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? मैं आपको 3 कंडीशन यहां लिख रही हूं। फर्स्ट कंडीशन, फिर ऐसी 2 कंडीशन और लिखूंगी जहां किसी फोर्स के लिए वो तीनों कंडीशन सही हो जाए। तीनों मतलब तीनों, ये नहीं कि फर्स्ट वाली सेकंड हो गई थर्ड नहीं हो रही है, फर्स्ट थर्ड हो रही है सेकंड नहीं हो रही, तीनों होनी चाहिए। जब कोई फोर्स वो तीनों कंडीशंस फुलफिल कर दे, तब आप बोल सकते हो कि भाई ये जो फोर्स थी वो कंजर्वेटिव फोर्स थी। इज दैट ओके? ठीक। यस मैम। ओके, लेट्स से आपको एक फोर्स दी हुई है इस तरह से, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जी के कैप, ठीक है? ये आपको एक फोर्स दी है। इनके रिगार्डिंग यू हैव few conditions and they are like this. अभी आप इसको एज इट इज लिखो, मैं बताती हूँ क्या है ये। दिस इज अ पार्शियल डेरिवेटिव। देखो, अगर कंप्लीट डेरिवेटिव होता है तो डी लिखते हैं, जब भी इस तरह से झुका दिया जाए तो इट मींस इट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है? जैसे dy dx होता था, दिस इज अ डेल ऑपरेटर, राइट? डिफरेंशिएट करता था ये। ऐसे ही एक होता है बेटा पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेटर, जिसे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? अब देखो, पार्शियल मतलब क्या होता है? जब हम पार्शियलिटी करते हैं, होता है ना कि किसी टीचर को 2 बच्चों में से एक बच्चा बड़ा पसंद होता है, तो ये जो उसकी तरफ कुछ एक्स्ट्रा जो बिहेवियर हमारा चेंज हो जाता है, दैट इज पार्शियलिटी। अब यहाँ पे उसका क्या मतलब है? वो ये कि ये जो फोर्स है ये 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, या ये बोलो कि 3 डायरेक्शन में वेरिएबल है, एक्स में भी, वाई में भी, जी में भी। बट जब मैं यहाँ पर लिख दूं वाई, तो इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ उस एक्सप्रेशन में जहां जहां वाई है उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करूंगी, बाकी दो को मैं एज अ कांस्टेंट ट्रीट करने वाली हूं। समझ रहे हो? ये मतलब होता है।
तो ये तो पार्शियलिटी हो गई ना बाकी दो के साथ, भाई वो तो वेरिएबल है, लेकिन आप उन्हें कांस्टेंट बोल रहे हो, वो लगातार चेंज हो रहा है जैसे जैसे y चेंज हो रहा है, बट आप क्या बोल रहे हो कि अभी हम पार्शियल है, अभी हम सिर्फ y पे फोकस करेंगे, x और t तुम हमारे लिए कांस्टेंट हो, समझ रहे हो? तो इट्स अ पार्शियलिटी आउट देयर। कूल? ऐसा होता क्यों है? बेटा, इट इज अ मैथमेटिकल टूल टू डील विद अ फंक्शन हु हैव सो मेनी वेरिएबल्स। अगर किसी फंक्शन में बहुत सारे वेरिएबल्स है तो उसको डील करने के लिए, उसके चेंजेस को स्टडी करने के लिए वी यूज दिस एज अ टूल, ठीक है? बाकी और इसका क्या मैथमेटिकल एप्लीकेशन है, क्या चीज है, ये आपको क्लास 12th में आई स्टिल रिमेम्बर इट्स 5th एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंशिएशन जहां पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो मेरे को नहीं आती थी ना, मुझे याद है अभी तक भी। ठीक, यहाँ पर आपके पास आएगा ये कुछ चीजें देखो, ये इक्वेशन हम अभी भी लिख रहे हैं, ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है? देन यू विल हैव अ थर्ड कंडीशन, जहां एक सेकेंड, हमारा जरा चार्जिंग चली गई है, एक सेकेंड रुको बस। ओके, तो यहां हो जाएगा इस तरह से, ठीक है? जो इक्वेशन ये तीनों कंडीशंस फुलफिल कर दे बेटा, आप तभी बोलोगे कि F इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इज दैट ओके? ठीक है, मतलब हाँ, माथा कब तो आती है, पर वो दर्द पुराना है ना, इसलिए वो याद रह जाता है, ठीक है? तो अब आप देखो, इस वाली स्लाइड को पक्के से लिखो, ठीक है? बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या क्या समझ में नहीं आया समीक्षा, ये बोल रहे हो क्या हुआ? मैम समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, पहले चलो आप इस चीज को लिखो, देन आई विल एक्सप्लेन यू फ्यू थिंग्स। लिखो उसको, पार्शियल डेरिवेटिव। अच्छा, हमारा डिस्कस नहीं हुआ था। जब एक बार आप पार्शियल डेरिवेट कहते हैं, क्या बेटा? इसको प्रोनाउंस भी हम पार्शियल डेरिवेट कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है? देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शायद आपको समझ में आए। लेट्स से मैं आपको बोलूं 2xy प्लस 3x स्क्वायर, चलो खाली ये लिख देते हैं, ठीक है? 2xy ये है फोर्स। अब मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे ये निकाल के दो, तो इस एक्सप्रेशन में x को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट करना, तो x का डिफरेंशिएशन आपको 1 देगा, 2y ऐसे ही रख दोगे, यहां से 2y आंसर आ गया। मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये दे दो, तो आप इसको क्या करोगे, y को एज अ वेरिएबल ट्रीट करोगे, बाकी को ऐसे रहने दोगे। अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में आपसे बोलूं कि मुझे ये दे दो, तो आप देखोगे कि जी तो कहीं है ही नहीं, क्या करें? समझ रहे हो? जैसे पार्शियल डेरिवेटिव में हम ये नहीं बोलते थे कि dv by dx, सॉरी dv by dt इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोलते थे ना? सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू y, ये वो चीज है। लेकिन ये जो फंक्शन है, ये x और y दोनों की वैल्यू चेंज होने पे चेंज हो रहा है, बट हमने क्या करा कि जब हमने x की चेंजेस देखे तो y को कांस्टेंट रखा, y के चेंजेस देखे तो x को कांस्टेंट रखा। समझ में आ रहा है? ये z पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए z की डायरेक्शन कुछ चेंज ही नहीं आया। अभी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? इसमें कांस्टेंट क्या है वो राइट डाउन कर दो। अच्छा देखो, जब आप ये लिख रहे हो ना कि f और x, देखो आपने f और x लिखा, तो आप y और z को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो। जब आप f और y निकाल रहे हो, तब आप x और z को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो, ठीक है?
जब आप z को निकाल रहे हो तो x और y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करें, ठीक है। मैम तो अब इस हिसाब से हमको ये वाली फोर्स स्टडी करनी है। बेटा समीक्षा अभी समझ में आया थोड़ा बहुत? यस मैम। ठीक है, हम ना एक काम करेंगे, कल में थोड़ा सा एक दो और रख लेंगे इसकी चीजें। अच्छा, अगर आप ये वाला Yes, ma'am. क्वेश्चन, हाँ पार्शियल डेरिवेटिव, मुझे बस एक बार प्लीज ग्रुप पे याद दिला देना। हमने f इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप रखा, ठीक है। अब एक बात बताओ, f यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, f इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। अब हम इसको क्या चाह रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। इसका x वाला पार्ट तो ये होगा ना, कंपेयर करोगे तो x fx कंपोनेंट तो ये वाला होगा ना जो i कैप के साथ होगा, विच इज x हियर। बेटा y के रिस्पेक्ट में तो वो 0 दे रहा है, यस मैम। है ना। अगर मैं यहाँ पे fy की कंपोनेंट की बात करूं तो fy की वैल्यू y हो गई ना, बोलो। y x के रिस्पेक्ट में मुझे 0 दे रहा है। अगर मैं इसकी सेकंड कंडीशन देखूं तो x z के रिस्पेक्ट में मुझे 0 दे रहा है, z तो है ही नहीं। सिमिलरली y वाले इधर आ जाइए, y z के रिस्पेक्ट में 0 दे रहा है, z है ही नहीं, तो सब 0 0 0, यानी कि f इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया? तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं। यस मैम। अब हम इस ऑप्शन को हटा सकते हैं, दिस इज नॉट वैलिड नाउ। अब आपको थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव में अगर डाउट है तो डोंट वरी, हम पार्शियल डेरिवेटिव नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल फॉर टाइम बी दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप लोगों को नोट्स के अभी मिल जाएंगे, बाकी ठीक है। टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।